हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है वर्षा धीमान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वर्षा धीमान में। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर और ऐसा कि आप लोगों को पता है कि री एग्जाम की डेट भी नजदीक आते जा रही है, तो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डेली शाम 5 बजे एफएसएसआई के एमसीक्यू का सेशन प्लान किया है। तो आज हमारा सेट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट 1 में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया है और डिमांड की है कि यूआईआई को कंप्लीट एक्सप्लेन मैम कीजिए। तो मैं आज ही आप लोग को एक शॉर्ट की हेल्प से यूआईआई को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आज का भी सेट इसी प्रकार से होगा गाइस। कुछ कह रहे थे कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए। बच्चे, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगी, लेकिन फिर आप लोग जब एक लेंथी सेशन देखते हो ना, तो फिर उसको आप लास्ट तक अटेम्प्ट नहीं करते हो। ठीक है, इसलिए मैंने नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रखे हैं हर एक सेट में वो 10 रखे हैं, लेकिन जो 10 क्वेश्चन रखे हैं ना वो भी मैंने तसल्ली के रखे हैं। आप क्वेश्चंस का लेवल देखो, क्वेश्चन का लेवल हमने जबरदस्त रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और सबसे बड़ी चीज आपको सारे कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगे और अगर आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही हो इन सेशंस के थ्रू, तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा है और कैसी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है। BIS सर्टिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज, ठीक है, जो भी हम पानी पीते हैं, जो भी आपका बॉटल्ड वाटर होता है, उस पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है एक सर्टिफाई करती है कि दिस पर्टिकुलर बॉटल ऑफ वाटर इज ड्रिंकेबल और नॉट, पोर्टेबल और नॉट। तो ये जो सर्टिफिकेशन होता है, ये क्या होता है? इट इज अ बाइंडिंग रेगुलेशन, इट इज अ ऑब्लिगेटरी स्टैंडर्ड, इट इज वॉलेंटरी स्टैंडर्ड या फिर मैंडेटरी स्टैंडर्ड। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम ऑफ 2019। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स ऐसे हैं जिनसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज आप लोग मुझे पर्सनली टेलीग्राम कर दीजिए या फिर वर्षा धीमान 3170@gmail.com, यहाँ पर आप लोग मुझे मेल कर दीजिए। ठीक है, मेल कर दीजिए या फिर टेलीग्राम, हर एक क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पर कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप जो आपका चैनल है, यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो जहां पर आपको लगे ऑथेंटिकली आप मुझे वहां पर शेयर कर दीजिए। तो इट इज अ वॉलेंट्री स्टैंडर्ड, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु डील्स विद द पैकेज्ड वाटर बॉटल्स। ठीक है, तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। BIS इज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी सपोर्टेड बाय, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया था, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वॉलेंट्री स्टैंडर्ड मेंशन था, जो एफएसएसआई ने मार्क किया था। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम ये एक ऑब्लिगेटरी या फिर मैंडेटरी। देखो यार, ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी दोनों का मतलब सेम है, दैट मीन्स कंपल्शन। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा अनुसार, द पर्सन। और फिर उसके अकॉर्डिंग पता है क्या, जैसे कि हमारी वाटर बॉटल्स हम हिमालय की भी लेके आते हैं, बिस्लेरी की भी होती है, किनले की भी होती है, एक्वाफिना है। हर एक की कंपोजिशन के बेसिस पर ये वाटर बॉटल्स की पैकेजिंग होती है। और ये जो रीजन स्पेसिफिक भी होता है कुछ। ठीक है, तो फॉर ड्रिंकिंग वाटर इस तरह के सर्टिफिकेशन को वॉलेंट्री स्टैंडर्ड के अंदर काउंट किया गया है। ठीक है, और BIS एक जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, इसको कौन सपोर्ट करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्योंकि आप लोग इसको अपेडा मपेडा के साथ भी कंफ्यूज करते हो। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और द स्टेटमेंट। पता है काफी बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि लेंथी और उसको छोड़ देते हैं, और फिर बाद में उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप लोग के पास बहुत टाइम होगा, क्वेश्चंस को आप रीड पूरा करें, समझने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए सोसाइटी that organizes grassroots level awareness programs
मतलब ये सोसाइटी का मेन काम ही ये होता है कि फिशरमैन, फिशर वुमेन, प्रोसेसिंग वर्कर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके लिए ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना, thereby changing their mindset towards fish quality management and responsible fishing, ताकि वो लोग जो फिश क्वालिटी जो कंसिडर कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट अच्छे से करें, उनका माइंडसेट चेंज हो, साथ साथ में फिशिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोले। देखो यार, अगर मुझे किसी जगह पर काम करना है तो वो मेरी जिम्मेदारी है उस जगह को सही से मेंटेन करना। इन द सिमिलर मैन फिशरमैन को इन द सिमिलर मैनर फिशरमैन को फिशेस को कैप्चर करना है, फिर उसको सोल्व वो करेगा तो उसको मतलब इनकम मिलेगी, उसका लाइवलीहुड अर्न होगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा तो वो सब चीजों को मैनेज करते हुए चलेगा। तो इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि भैया जहां तुम रह रहे हो उसको तो कम से कम मैनेज करो। एक सोसाइटी को बनाया गया और उस सोसाइटी का नाम रखा गया नेटफिश। उस सोसाइटी का नाम रखा गया नेटफिश। अब नेटफिश क्या है? इट इज अ नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग। ठीक है, कि आपको फिशिंग प्रैक्टिसेस जो आप फॉलो कर रहे हो उसको इस तरीके से फॉलो करना है सो दैट जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेस का फायदा उठा सके, उसको भी उन रिसोर्सेस के बारे में पता लग सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और गलती से आंसर भी साथ में मार्क हो गया है। एन इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट इन द कंसेप्शन ऑफ एलिमेंटेरियस कमीशन, एक एलिमेंटेरियस कमीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था, बनाया गया था, विच डील्स विद ऑल दो स्टैंडर्ड्स, और जो भी आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स है, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट उसमें डील करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट क्या था इस एलिमेंटरियस कमीशन के कॉन्सेप्ट में? इट वाज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ठीक है, जो इसमें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन को ऐड किया गया था। इट इज एन इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द कैटलिस्ट गाइस? कैटलिस्ट ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ऐसा कोई भी एजेंट हो सकता है जो एक प्रोसेस को फासन करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो नॉर्मल रेट से एक प्रोसेस परफॉर्म हो रही थी, अगर उस प्रोसेस के रेट को आप एनहेंस कर देते हो या फिर ऑल्टर कर देते हो एज पर द सिचुएशंस डिमांड, कभी बढ़ाने की और कभी घटाने की जरूरत पड़ती है, उसको मॉड्यूलेट करने का जो काम करता है उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू ऑन द स्क्रीन। A petty food manufacturer, एक second, I'm sorry for the disturbance. A petty food manufacturer is someone who has a teeny food businesses with annual turnover not exceeding. ठीक है, देखो फूड जो मैन्युफैक्चरर है, जो फूड बना रहा है, ठीक है, उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर्स। ठीक है, एनुअल टर्नओवर्स के बेसिस पे। तो एक कैटेगरी होती है पेटी फूड मैन्युफैक्चरर। तो बेसिकली ये वो फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, 12 लाख से ज्यादा इनका टर्नओवर नहीं होता है, राइट? सालाना टर्नओवर। ओके, अगला है द फूड अथॉरिटी कंप्राइजेस ऑफ 22 मेंबर्स ऑफ विच वुमेन शेल मेक अप टू। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नंबर ऑफ सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व की गई है। अब आप बोलोगे कि वैसे तो विमेन आर आस्किंग फॉर द इक्वालिटी, ठीक है, बट हेयर आर सम सीट्स। देखो पता है क्या, वी आर स्टिल इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, आप विमेन को इक्वल इक्वल पोजीशन पर लेके आओ, देन उनको जज करो दैट व्हाट विल दे परफॉर्म, वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। इक्वल दायरे पे तो आना जरूरी है। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपके जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट आई थी 2006 में, एज पर द एक्ट हमारी जो फूड अथॉरिटी है जिसमें 22 मेंबर्स हैं, उसमें कुछ नंबर ऑफ सीट्स को विमेन के लिए रिजर्व किया गया, और वो आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 1/3 है। ठीक है, और ये कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है? हमारे एफएसएस एक्ट के। इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ आवर एक्ट। ठीक है, The designated officer performs the following functions except, जो एक person है designated officer है जिसको अथॉरिटीज हैं
आपका एक सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या-क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो ये एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। देखो क्या है, सबसे पहले तो कोई भी जो प्रोसिक्यूशन है, वो उसको सैंक्शन कर सकता है, उसको लॉन्च कर सकता है। यानी कि कोई भी जो ऑर्डर है, आपका जो भी मीन्स कोई भी ऑर्डर पास करना है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, उसको वो सैंक्शन कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। इशू एंड कैंसल लाइसेंस, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, इफ दे आर नॉट मीटिंग द, और जो भी उनको मतलब एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क दिए हुए थे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की कैटेगरी में कंसिडर करने के लिए, अगर वो अपने बेंचमार्क को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके लाइसेंस को वो कैंसिल कर सकता है। और लाइसेंस जो इशू होगा, वो भी आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ही हाथ में होगा। कोई भी जो कंप्लेन की जा रही है एफबीओ के अगेंस्ट, उस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करने का, उसकी पूरी जांच पड़ताल करने का भी काम होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर का। लेकिन जो आर्टिकल है ना, उसको सीज करने का काम नहीं है। फॉर दैट वी नीड टू गो टू द अदर, जो इनसे हायर अथॉरिटीज है, वो कंसिडर होंगे। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास ये वाली फंक्शन नहीं होती। ओके, एज पर द एफएसएसए एक्ट, जो 2006 में एफएसएसए एक्ट आई थी, purchasers may have any food article analyzed by, ठीक है, जो भी पर्सन है परचेज कर रहा है, दैट परचेजर may have any food article analyzed by, जिसको एनालाइज कर रहा है, by analyzed by informing the food business operator at the time of purchase of his intention, कि वो क्यों उस फूड आर्टिकल को परचेज करना चाहता है, sending purchased food for analysis without informing the FBO, बिना एफबीओ को इन्फॉर्म करे वो उस फूड आर्टिकल को एनालाइज करने के लिए भेज सकता है। सेंडिंग टू पार्ट्स ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसका कुछ पार्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेज सकते हैं। डिवाइडिंग देम द सैंपल्स इनटू 3 पार्ट्स, उन सैंपल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। देखो, परचेजर मे हैव एनी फूड आर्टिकल एनालाइज्ड बाय इन्फॉर्मिंग द फूड बिजनेस ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ हिज इंटेंशन। देखो, जब कोई पर्सन परचेज करने जाएगा, उसी टाइम पर ही उसे फूड बिजनेस ऑपरेटर को अपनी इंटेंशन को बताना है कि दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज परचेजिंग दैट आर्टिकल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ द परचेजर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस, जो भी आप, जब हम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, एफएसएसए के बारे में बात करते हैं, हम आपके जो आपके हैजार्ड्स के बारे में बात करते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो वी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रिस्क एनालिसिस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिस्क एनालिसिस का पार्ट नहीं है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क कम्युनिकेशन, रिस्क प्रिवेंशन या फिर रिस्क मैनेजमेंट, तो इसका पार्ट आपका रिस्क प्रिवेंशन नहीं है। रिस्क को एक्सेस करना, उसको समझना, फिर उसको कम्युनिकेट करना, फिर उसको मैनेज करना, दीज आर द पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ रिस्क एनालिसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिस इज अ इजीएस्ट क्वेश्चन आई कैन से, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है एंड इट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम लास्ट टू लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन ये है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और ये हमारे आई थिंक 10th के साइंस के बुक में भी ये स्टेटमेंट मेंशन था। 11th 12th में भी अगर आपके पास बायोलॉजी वाला पोर्शन था, तो वहां पर ये स्टेटमेंट मेंशन था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का होमवर्क ये है, और जो भी आपके होमवर्क क्वेश्चन है गाइस, जैसे लास्ट क्लास का जो सेट 1 का होमवर्क क्वेश्चन था, वो मैं एक शॉर्ट्स की हेल्प से, तो आपको ये सभी इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी तो आप चैनल को टाइमली सब्सक्राइब किए होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर ताकि आपको टाइमली सब इंफॉर्मेशन मिलते रहे। जो भी आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स भी मैं शॉर्ट्स की हेल्प से क्लियर करते रहूंगी। ठीक है, आई होप यू गाइस हैज एंजॉयड द लेक्चर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अभी के लिए गाइस बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।